सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है मृदा। मृदा मृदा को इंग्लिश में सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोइल कहा जाता है। और ये शब्द है अंग्रेजी का। किसका शब्द है? अंग्रेजी का ये शब्द है। अब ये जो सोइल है ना, ये शब्द से बना है सोलम से। सोलम से बना है। और सोलम किसका शब्द था बताइए? जिस किसी को पता है सोलम किस लैंग्वेज का शब्द था वो बताइए, उसके बाद में मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, तो ये सोलम है, इसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। तो फर्श से ही बनी, यानी कि धरातल का जो भाग है वो मृदा के रूप में देखा जाता है। तो सोलम से सोइल बनी और सोइल को हम मृदा के रूप में जानते हैं। ठीक है, सही बता रहे हैं। ये बना है लैटिन से, तो लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। ठीक है, मृदा हो जाता है। मृदा के अंतर्गत अगर हम देखें कि किसी स्थान की जो मृदा होती है वह अलग अलग क्यों होती है, किसी स्थान की मृदा अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट है, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो अगर हम उसको प्रभावित करने वाले कारकों में देखें ना, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि वहां की चट्टान कैसी है, वहां की शैल संरचना कैसी है। क्योंकि शैल होती है ना, उसी से ही मृदा का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से शैल संरचना के आधार पर मृदा प्रभावित होती है। तो वहां की शैल संरचना पे डिपेंड करता है कि वहां की शैल कैसी है, चट्टान कैसी है, क्योंकि उसी से वह बनेगा। दूसरे नंबर की हम बात करें कि वहां की जलवायु कैसी है। अगर मृदा की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, तो यहाँ की जो मृदा होगी वो रेतीली टाइप की होगी, यानी शुष्क मृदा की तरह होगी। वहां की जलवायु में आर्द्रता है, तो वहां की मिट्टी में गीलापन भी होगा, नमी भी होगी, आर्द्रता भी होगी। तो जलवायु भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जल की मात्रा डिपेंड करती है कि भूमि के अंदर जल कैसा है, भूमिगत जल कैसा है, भूमि के अंदर जल कैसा है, ये मात्रा भी वहां डिपेंड करती है। इसके अलावा वहां पर जीव कैसे हैं, जीवों पे भी डिपेंड करता है। जो वहां के सूक्ष्म जीव है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां के सूक्ष्म जीव कैसे हैं, किस तरीके से। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक वनस्पति भी होता है, तो जैसी वनस्पति होगी वैसे ही वहां पर ह्यूमस उस मृदा के अंतर्गत बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा इन तत्वों पर या इससे भी अधिक प्रकार के तत्व हैं उन पर डिपेंड करती है, तब जाके वो मृदा बनती है। इस प्रकार से हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। अब मृदा की अगर हम बात करें ना, मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा के संदर्भ में हमने कहा था कि मृदा के अंदर अगर हम सारे तत्वों को देख लें तो वो तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा था कि इस प्रकार से हम दो भाग में बांट देते हैं, और इसके एक तरफ अगर हम चौथाई भाग कर देना तो ये आता है 25% और ये आता है 25%। 25% तो मृदा के अंदर औसतन वायु पाई जाती है और 25% औसतन इसमें जल पाया जाता है। इसके अलावा फिर हम इसको इस तरीके से बांट देते हैं। अब ये 50% तो हो गया, पिछड़ा 50%। 50% के अंदर भी जो 40% है ना, 40 से 45%, ये इसमें पाए जाते हैं खनिज। क्या पाए जाते हैं? खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था, खनिज तत्वों के नाम भी बताए थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, इसमें लोहा भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो लोह तत्व या खनिज तत्वों के अंतर्गत आती है। अब पीछे जो रह जाता है ना 5 से 10%, ये पाया जाता है इसके अंदर कार्बन की मात्रा। कार्बन और ह्यूमस कह दो, कार्बन और ह्यूमस कह दो, ये मात्रा इसके अंतर्गत पाई जाती है। कई मिट्टियां होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, कुछ मिट्टियां होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी खासी बनी हुई होती है। जैसे अगर हम पीट और दलदली मृदा की बात करें, जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम से कम 40 से 45% रहती है। तो ऐसी मृदाओं के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ये ओवरऑल मृदा का एक संरचनात्मक मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत यह रहता है सबका प्रतिशत। तो ये सारे प्रतिशत में, तो ये प्रतिशत में हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई छोटा सा प्रश्न बन जाए तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझ सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसकी संरचना हो जाती है। संरचना के बाद में मृदा की जो सबसे खास बात है वह रहती है इसके पीएच का मान। क्या रहता है? पीएच का मान रहता है। पीएच का मान हम पढ़ भी चुके हैं, मैं वापस बता देता हूं। पीएच का मान हमेशा है ना 0 से लेके 13 तक रहता है, यानी कि 0 से लेके 13 तक यहाँ माप इस तरीके से बना हुआ रहता है। ठीक है ना, यहाँ 1 शुरू हो जाएगा, 2 शुरू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13। अरे वाह, बराबर लाइनें हो गई। तो इस प्रकार से पीएच का मान होता है। पीएच का मान में जो मृदा होती है ना, मृदा के अंदर कुछ तत्वों की हेरफेर होती है, यानी कि कुछ तत्व ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो उसके आधार पर मृदा क्या होती है? क्षारीय बन जाती है, अम्लीय बन जाती है। तो क्षारीय और अम्लीय मृदा होती है ना, उसके बीच का भाग होता है, उसे हम कहते हैं उदासीन मृदा, जिसके अंदर न तो क्षारीयता होती है, न क्या होता है, अम्लीयता होती है। तो वह रहता है 7 के पास। 7 है ना, 7 के पास में वह रहता है।
अब इसको अगर हम देखें ना तो इसको हम 6.5 से 7.5 भी कह सकते हैं। इसके बीच की जो मृदा का मान होता है ना वह उदासीन मृदा कहलाती है, उदासीन। अब मृदा का स्तर अगर 7 से ऊपर की ओर चला जाए ना तो वह मृदा क्षारीय कहलाती है। वह मृदा क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। और मृदा का मान अगर इससे नीचे चला जाए ना तो वह अम्लीय कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। अब जो क्षारीय मृदा होती है ना उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों की अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। तो इसमें ऐसा क्या मिलाया जाए कि ये वापस उदासीन हो जाए, इनकी अधिकता समाप्त हो जाए? तो इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। इसके अलावा जस्ते का चूर्ण भी इसमें मिलाया जाता है। अम्लीय जो होती है ना तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। इसलिए इसमें चूना मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है। तो आगे भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि चाहे अम्लीय मृदा हो, तेजाबी मृदा हो, इस प्रकार की मृदा को उदासीन करने के लिए हमें क्या मिलाना चाहिए, तो हमें उसमें लाइम मिलाना चाहिए या चूना मिलाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि पीएच का मान मृदा पर कैसे डिपेंड करता है। अब ये जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि खेतीबाड़ी के अंतर्गत हमें उदासीन मृदा की आवश्यकता होती है, या हम कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई फसल लेके आते हैं तो जिसके अंदर कुछ तत्व विशेष रूप से चाहिए होते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वहां के लिए यह पीएच का मान निकाला जाता है। और पीएच मान होता है आयन के आधार पे होता है, H2 आयन होते हैं, H2 आयन के आधार पे पीएच का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके पीएच के मान के आधार पे। नेक्स्ट हम मृदा के बारे में ये पढ़ते हैं कि मृदा को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो जो मेनली हम भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ICAR का वर्गीकरण, ICAR का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब ये जो ICAR का वर्गीकरण है ना, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। अब कौन कौन से भाग है तो उनको हम देखते हैं। अगर 8 भागों की बात करें तो सबसे पहले जो भाग आ जाता है वो आ जाता है पर्वतीय भाग, या पर्वतीय मृदा कह दो इसको, पर्वतीय मृदा आ जाता है। फिर आ जाती है जलोढ़ मृदा आ जाती है, जलोढ़ मृदा आ जाती है। इसके बाद में लाल मृदा आ जाती है। इसके बाद में काली मृदा आ जाती है, काली मृदा आ गई। काली मृदा के बाद में हम बात करें तो यहां मरुस्थलीय मृदा आ जाती है, मरुस्थलीय मृदा आ जाती है। इसके बाद में लेटेराइट मृदा आ जाती है, लेटेराइट मृदा आ गई। और पीट एवं दलदली आ जाती है, पीट व दलदली आ जाती है, दलदली मृदा। और अंत की बात करें तो यहां पर लवणीय व क्षारीय मृदा आ जाती है। ठीक है, तो ये जो भाग है ना ये आपको ध्यान में रखना है। इन 8 भागों के अंदर भारत की मृदा को ICAR ने बांटा है, और ये बार बार पूछा भी गया। ICAR ने भारत की मृदाओं को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। और 8 भागों में कौन कौन से, तो ये हमारे सामने नाम है, इन भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब हम एक मैप लेते हैं और उस मैप में इन मृदाओं को देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में ये मृदाएं फैली हुई है, और कुछ उसके बारे में हम जानकारी भी लेते हैं। तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं, उसके अंदर हम मैप के बारे में देखते हैं। तो यहां मैं भारत का एक चित्र बना देता हूं। ये भारत है, ये क्या रहता है? भारत रहता है। अब मैं मृदाओं को भारत के अंतर्गत बांटने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से यह बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बांटूं तो सबसे पहले पर्वतीय मृदा आ जाती है। अब पर्वतीय मृदा कौन सी आ जाएगी? पर्वतीय मृदा आ जाएगी यहां वाली, यानी कि जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाली जो मृदा है वह पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आती। अब ये सारी पर्वतीय मृदा इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो पहले मैं इसको बांट देता हूं, उसके बाद में मैं आपको सिखाता हूं। अब यहाँ नेपाल का भाग है तो नेपाल में भी ये पर्वतीय मृदा है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ ऊपर वाले सारे पार्ट के अंदर पर्वतीय मृदा का रूप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके सामने, इसके अलावा जो मृदा होगी वह होगी मरुस्थलीय मृदा। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत देखा जाता है। अब ये मरुस्थलीय मृदा आ गई, तो यहाँ हमने मरुस्थलीय मृदा को ले लिया। मरुस्थलीय मृदा के बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये वाला पार्ट है इस तरीके से,
अब ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको। ये जो पार्ट है ना, ये वाला गुजरात का, ये पार्ट ये ब्लैक सॉइल है, यानी कि काली मृदा के रूप में, और ये वाला पार्ट भी ब्लैक सॉइल के अंदर आता है, यानी कि काली मृदा के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो पार्ट है सेकंड नंबर वाला, ये रेड सॉइल है, यानी कि ये लाल मृदा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां मैं रेड मार्क कर देता हूं, और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका समय बहुत कम ले पाऊं। तो ये सारा रेड वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना बीच वाला, इसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा को भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से यहां दर्शा देते हैं, इस तरीके से। ये सारी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आती है। इन सबको मैं समझाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में। एक बार पहले इसको अपन बना देते हैं, उसके बाद में इसको बताते हैं। यहां भी जलोढ़ मृदा का कुछ भाग देखने को मिलता है हमें इस तरीके से। ठीक है ना, ये जलोढ़ मृदा आ जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद में हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। ये जो पार्ट है ना, यहां लेटेराइट मृदा आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। ये लेटेराइट मृदा है। ठीक है, अब मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये वाली मृदा है, इसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। ठीक है, ये वाली मृदा है, इसको हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। ठीक है, ये वाली मृदा है, इसको हम काली मृदा कहते हैं। ये वाली मृदा है, इसको हम लाल मृदा कहते हैं। इस मृदा को हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। इसके अलावा यहां नीचे का वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहां पर आपको पीट व दलदली मृदा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और राजस्थान के जो भाग है यहां पर थोड़ा सा अगर मैं कर दूं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी लवणीय व क्षारीय मृदा। तो ये एक बड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि मृदाएं इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर फैली हुई है। अब कुछ हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, कुछ खास चीजें देखते हैं जो इसके अंतर्गत हमें समझ में आ जाए। तो हम एक एक मृदा को लिखते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत के अंतर्गत मृदा को देखें, मृदा के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी स्तर पे मृदा पाई जाती है ना, वो 4 प्रकार की मृदा होती है। कौन कौन सी मृदा होती है? तो एक तो मृदा इसमें रहती है जलोढ़, जो कि पूरे भारत के 43% भाग पर अवस्थित है। जलोढ़ रह गई। जलोढ़ के बाद में सेकंड नंबर मृदा रहती है लाल, जो कि 18% भाग पर डिपेंड रहती है। फिर रहती है काली मृदा 15% भाग पर रहती है। और फिर रहती है लेटेराइट मृदा रहती है भारत के अंतर्गत, जो 3.7% भाग पर रहती है। तो ये आप ध्यान में रखना कि ये ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रतिशत पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन सी प्रतिशत के अंदर यह रहती है। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है आरोही अवरोही, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से यह चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन मृदाओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या खास खास बातें इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो यहां मैं 1 नंबर लगा देता हूं और मैं लिख देता हूं जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो बना हुआ मैदान है ना, उसको हम जलोढ़ मैदान या जलोढ़ मृदा के रूप में देखते हैं। अभी नदियों के द्वारा है तो हमें पता है कि यहां पर सतलज नदी बहती है। तो सतलज नदी से लेकर यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जितना भी क्षेत्र है ना, वो सारा जलोढ़ मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान। इसके अलावा यानी कि अगर मैं लिख दूं यहां सतलज से ब्रह्मपुत्र, तो कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा जलोढ़ कहां पाई जाती है? इसके अलावा जलोढ़ पाई जाती है आपका ये जो क्षेत्र है ना, ये ग्रीन कलर का जो मैंने कर रखा है, ये क्षेत्र, यहां महानदी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है। तो मैंने कहा था कि इस प्रकार से नदियां आती है और लंबी चलकर यहां डेल्टा बना देती है। तो डेल्टा में क्या होती है? मिट्टी तो होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो डेल्टा है ना, वहां भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इसके अलावा कहां, इसके अलावा पूर्वी तटीय भाग के जो डेल्टा है वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ के बारे में ये हमें जानकारी ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ वाले सारे के सारे जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से राज्य जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है ना, ये उत्तरी मैदान पता है कि इसके अंतर्गत हमारा यूपी भी आ जाता है। यूपी के अलावा बिहार भी आ जाता है। बिहार के आगे आपके
झारखंड भी आ जाता है। तो ये सारे जो पार्ट है पश्चिमी बंगाल वगैरह, ये जहां भी ये नदियां बहती करती है तो अपना ये प्रभाव डालती ही रहती है। अब इसके अंतर्गत एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि इसमें दो टाइप रहते हैं, एक तो रहती है खादर और एक रहती है बांगर। खादर का अर्थ होता है जो नदियां अपने जल के अंतर्गत जो मिट्टी बाहर की ओर डालती है, नई मिट्टी, उसको खादर कहते हैं, वो बहुत उपजाऊ भी होती है। और बांगर होती है कि उससे पीछे की ओर जो मैदान है ना, जो मिट्टी पहले पुराने समय में डाल रखी है, अब उसका पानी भी नदी का नहीं जाता उस तक, तो वो बांगर कहलाती है। तो एक खादर और एक आपको याद रखनी है बांगर मृदा, ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज इसके अंदर अगर कमी पूछ ली जाए ना, तो कमी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की इसमें कमी रहती है। तीनों की क्या रहती है? कमी रहती है। और अधिकता की बात करें ना, तो इसमें एक पोटेशियम व चूने की अधिकता रहती है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और उपजाऊ तो है ही है, बहुत सारे अनाज वगैरह भी बोए जाते हैं अच्छे खासे, तो उसमें कोई ऐसा सोचने की ज्यादा बात नहीं है। तो हम डीपली पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा के बारे में 43% है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक हमारी जलोढ़ मृदा हो जाती है। जलोढ़ के बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली मृदा के बारे में, जो है लाल मृदा। तो हम 2 नंबर लाल मृदा के बारे में देख लेते हैं। देखो, लाल मृदा का जो क्षेत्र है ना, सबसे पहले तो ये देखिए कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि ये फेरेट ऑक्साइड इसमें होता है ना। फेरेट ऑक्साइड के कारण इसमें क्या होता है? लाल रंग आ जाता है। फेरेट ऑक्साइड ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए मोटे अनाजों के लिए उपयोगी रहती है। मोटे अनाज होता है ना, उनके लिए यह उपयोगी रहती है। कहां पे? तो यहां पर हम देखते हैं ना, तो यहां पर आपका तमिलनाडु आ जाता है, इसके अलावा कर्नाटक आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है ना, उसका भाग आ जाता है। तो ये सारे जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आ जाता है। छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आ जाता है। तो ये सारे रेड जो सॉइल है उसके उदाहरण हो जाते हैं, इसके अंतर्गत हमको ध्यान है। और ये भी लगभग 18% है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और चीजें हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो अभी हम सारा समय इसमें नहीं लगाएंगे। तीसरी मृदा की बात करें तो ये काली मृदा आती है। अब जो काली मृदा है ना, ये बड़ी खास मृदा है। काली मृदा को हम रेगुर भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है ना। बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है, बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई, क्योंकि ज्वालामुखी मृदा है तो इसलिए इसको लावा मृदा भी कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं। जोतने की बार बार आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे इसके हैं। यूपी में है ना, इसको करेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेल कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चैर नोजम कहा जाता है, चैर नोजम कहा जाता है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, चैर नोजम काली मृदा को कहा जाता है, परंतु ये जो काली मृदा है ना, ये ज्वालामुखी की लावे से बनी हुई। परंतु जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैर नोजम पढ़ते हैं ना, वो वनस्पति के सड़ने गलने से बनी हुई है। हम देखते हैं ना, कई मृदा होती है जो वनस्पति के सड़ने गलने से काली हो जाती है, तो चैर नोजम उस प्रकार की मृदा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चैर नोजम के नाम से जाना जाता है, चैर नोजम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये है मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ भी रहती है। थोड़ा सा पानी चाहिए इसमें तो ये कचकची हो जाती है, तो फसलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ये मृदा मानी जाती है। काली मृदा को करें तो 15% है। कहां पाई जाती है? तो सर्वाधिक तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। गुजरात में भी ये पाई जाती है, यहां मैंने गुजरात का बताया, गुजरात में भी पाई जाती है। बाकी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहां भी ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह काली मिट्टी रहती है। कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो कपास की मात्रा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात भी आगे रहते हैं, तो कपासी मृदा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये हो जाते हैं खास मृदा। पर्वतीय मृदा की बात करें ना, तो पर्वतीय मृदा को हम निर्माणाधीन मृदा कहते हैं, यानी कि पर्वतों से ही बनती है मृदा, परंतु पर्वतीय मृदाओं को हम निर्माणाधीन यानी कि निर्माण के अधीन है अभी, ऐसी मृदाओं के रूप में जानते हैं। जैसे आपके जम्मू कश्मीर हो गया है, लद्दाख हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह, इन सबके जगह यह जो पर्वतीय मृदा है यह पाई जाती है। दूसरा, इसको जो कोणधारी जो प्रदेश है, वहां के वन है, वहां पर इसको पोर्ट जोल भी कहा जाता है, पोर्ट जोल के नाम से भी इसको जाना जाता है पर्वतीय मृदाओं को। ठीक है, तो ये हो गया। और रही बात इसकी, ये कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा आप सबको पता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, गुजरात में भी मिलती है, पंजाब के दक्षिण में भी मिलती है, हरियाणा में भी मिलती है। तो ये सारी मरुस्थलीय मृदा, इसके बारे में हम काफी जानते भी है। तो ये खास मृदाएं हैं। कुछ मृदाएं हैं उनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की खास बात क्या होती है वो देखिए, यहां मैं लिख देता हूं लेटेराइट। लेटेराइट मृदा की खास बात ये होती है
कि जहां कहीं 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो, इसकी विशेषता क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो और क्या हो, तापमान अधिक हो, तापमान अधिक हो, तो वहां पर ही ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब देखो ये जो मृदा है ना, ये कहां कहां पाई जाती है, तो एक तो पाई जाती है मालाबार तट पर, यानी कि सह्याद्री का जो मालाबार तट है यहां पाई जाती है, मालाबार तट पर। इसके अलावा ये वाली मृदा कहां मिलती है, ये वाली मृदा आपको वापस उड़ीसा के तट पर देखने को मिल जाती है, यहां पर उड़ीसा के तट पर। इसके अलावा जो मेघालय का पठार है, शिलोंग का पठार है, वहां भी ये देखने को मिल जाती है लेटेराइट। लेटेराइट का निर्माण कैसे होता है, तो कहा जाता है कि लेटेराइट का निर्माण है वो निक्षालन के द्वारा होता है। इसमें सिलिका होता है। सिलिका क्या होता है, ज्यादा पानी होता है, मैंने बताया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो जहां पर ज्यादा पानी होगा ना, तो सिलिका धीरे धीरे निक्षालित होकर नीचे बैठ जाएगी, और जब वो नीचे बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिलिका नीचे बैठने के बाद में ऊपर वाली मृदा वो लेटेराइट के नाम से जानी जाती है। चाय, कॉफी, मसालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है, तो ये लेटेराइट मृदा कहलाती है। और मैंने बताया भी कि उड़ीसा का तट, शिलोंग का पठार, इन जगहों पर ये देखने को मिल जाती है लेटेराइट मृदा। फिर बात करते हैं पीट व दलदली मृदा की। तो पीट और दलदली मृदा वहां पाई जाती है जहां पर वनस्पति की मात्रा अच्छी खासी हो, यानी कि दलदल युक्त वातावरण हो। अब पीट और दलदली में वनस्पति सड़ जाती है, उस वजह से वहां पर ह्यूमस की मात्रा है 40 से 45% तक रहती है, 40 से 45% तक रहती है। और कहां कहां पाई जाती है, तो जैसे सुंदरवन डेल्टा है, वहां भी दलदली भाग है, तो वहां भी पाई जाती है। उड़ीसा का तट है, वहां भी पाई जाती है। तो ये खास खास मृदाएं हैं जिनके बारे में हमने देखा है, और ये ICAR का वर्गीकरण है जिसको हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसा कि हमें पता है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 11 भागों में मृदाओं को बांटा गया है, परंतु हम जो खास खास जो चीजें हैं, खास खास मृदाएं, उनके बारे में देखते हैं। वो आते हैं इसलिए, जैसे एक पढ़ा जाता है ऑक्सीसॉल, तो ऑक्सीसॉल है ना, लेटेराइट मृदा को कहा जाता है, लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा हमने पढ़ा है कि ऑक्सीसॉल लेटेराइट मृदा के अंतर्गत आता है। एक आता है हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल्स आता है। हिस्टोसॉल्स जो पीट और दलदली मृदा है ना, उसको कहा जाता है, पीट व दलदली मृदा को हिस्टोसॉल्स कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल है ना, आपके जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, यहां पाई जाती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदान में पाई जाती है। एरिडोसॉल, एरिडोसॉल आपकी मरुस्थलीय मृदा को कहा जाता है, मरुस्थलीय मृदा को एरिडोसॉल कहा जाता है। वर्टिसॉल की बात करें तो वर्टिसॉल आपको क्या कहा जाता है, कहां कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको काली मृदा को। तो इस तरीके से कुछ खास खास नाम है, उनको हमें ध्यान में रखना है, तो धीरे धीरे वो सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी।